ऐसा न्याय दो जिसमें सजा और इनाम एक साथ हो। एक दिन दरबार में अचानक एक अजीब मामला सामने आया। दो पड़ोसी आपस में झगड़ते हुए आए। पहला पड़ोसी, जिसका नाम रामलाल था, बोला, जहां पनाह। इसने दूसरे पड़ोसी को दिखाते हुए मेरी बगिया से आम चुरा लिए। ये चोर है, इसे कठोर सजा दीजिए। दूसरा पड़ोसी, जिसका नाम गोकुल था, बोला, हुजूर, ये झूठ बोल रहा है, मैंने कोई चोरी नहीं की, बल्कि इसके पेड़ की एक टहनी मेरी जमीन पर झुकी हुई थी। मैंने उसी पर लगे आम तोड़े, वो मेरे हिस्से के ही थे। पूरा दरबार गुनगुनाने लगा। कोई कहता रामलाल सही है, कोई कहता गोकुल सही है। अकबर ने मामले को ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, ये मामला तुम्हारे सुपुर्द है, लेकिन याद रखना, तुम्हें ऐसा न्याय देना होगा जिसमें सजा भी हो और इनाम भी। मैं देखना चाहता हूं कि क्या एक ही फैसला दोनों बातों को साथ ला सकता है। पूरा दरबार चौंक गया। यह तो बेहद कठिन काम था। कैसे संभव है कि किसी को सजा भी मिले और इनाम भी? सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, न्याय जल्दबाजी में नहीं किया जाता। मुझे आज रात भर सोचने दीजिए, कल दरबार में अपना फैसला सुनाऊंगा। अकबर ने हामी भर दी। दरबार खत्म हुआ, पर सब दरबारी काना फूसी करते रहे। देखते हैं बीरबल कल क्या करिश्मा दिखाते हैं। उस रात बीरबल ने बहुत देर तक सोचा। उनके मन में कई उपाय आए। दंड दो, जुर्माना लो, पेड़ का बंटवारा कर दो, पर उनमें से कोई भी अकबर की शर्त पूरी नहीं करता था। आखिरकार सुबह होते होते बीरबल को उपाय सूझ गया। दरबार लगा। रामलाल और गोकुल दोनों पेश किए गए। अकबर ने कहा, तो बीरबल, बताओ तुम्हारा न्याय क्या है? बीरबल ने दरबार में सबकी ओर देखकर कहा, जहां पनाह, इस मामले में दोषी भी है और हकदार भी, इसलिए मेरा फैसला यह है। गोकुल ने बिना पूछे आम तोड़े, ये अनुचित था, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। परंतु आम जिस टहनी पर लगे थे वो वास्तव में गोकुल की जमीन पर झुकी हुई थी, इसलिए उन आमों पर उसका भी हक बनता था, इसलिए उसे इनाम भी मिलना चाहिए। पूरा दरबार कानाफूसी करने लगा। ये कैसा फैसला होगा? सजा भी और इनाम भी? बीरबल ने स्पष्ट किया, मेरा आदेश है, गोकुल को अभी दरबार के सामने 50 कोड़े मारे जाएं, क्योंकि उसने बिना अनुमति पेड़ से फल तोड़े, लेकिन साथ ही चूंकि टहनी उसकी जमीन पर थी, इसलिए रामलाल को गोकुल को 100 सोने के सिक्के इनाम स्वरूप देने होंगे, क्योंकि उसके पेड़ से गोकुल के हिस्से में आम पहुंचे। पूरा दरबार दंग रह गया। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा न्याय संभव है। गोकुल को जब कोड़े लगे तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, बीरबल जी, आपने सही कहा, बिना पूछे मुझे आम तोड़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब रामलाल को गोकुल को सोने देने का आदेश हुआ तो वो चौंका। ये कैसे? मैंने शिकायत की और मुझे ही नुकसान? बीरबल मुस्कुराए और बोले, रामलाल, पेड़ तुम्हारा है, पर उसकी टहनी गोकुल की जमीन पर थी। कानून कहता है कि जो भी चीज किसी की जमीन पर गिरती है उसका मालिक वही होता है, इसलिए गोकुल का उस पर अधिकार बनता है। अगर उसने गलती की तो दंड मिला, लेकिन हक का इनाम भी मिलना चाहिए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वे हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, ये न्याय सचमुच अद्वितीय है। तुमने मेरी शर्त पूरी कर दी। दोषी को सजा भी मिली और हकदार को इनाम भी। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। न्याय का अर्थ केवल सजा देना नहीं, बल्कि हर किसी को उसका हक दिलाना भी है। बुद्धिमानी से किया गया निर्णय सबको संतुष्ट करता है। बिना सोचे समझे किया गया न्याय कभी न्याय नहीं कहलाता। एक सच्चा न्याय वही है जिसमें गलती का दंड और हक का पुरस्कार दोनों निहित हो। उस दिन से पूरे राज्य में चर्चा होने लगी। अकबर के दरबार में न्याय केवल राजा नहीं करता,
बल्कि बीरबल की बुद्धिमानी उसे और भी महान बना देती है। लोग कहते, जहां न्याय में सजा और इनाम दोनों साथ मिले, वही असली न्याय कहलाता है। बीरबल बनाम चालाक मंत्री, जिसने अकबर को भड़काने की कोशिश की। फतेहपुर सीकरी का भव्य दरबार, जहां बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों की कतार लगी थी। बीरबल अपनी चतुराई और सच्चाई के कारण हर समय अकबर के सबसे नजदीक माने जाते थे, लेकिन दरबार में सभी को यह पसंद नहीं था। कई दरबारी और मंत्री ईर्ष्या से जलते रहते थे। वे सोचते, क्यों हमेशा बीरबल ही अकबर के प्रिय बने रहते हैं? क्यों उन्हें हर समस्या का समाधान करने का मौका मिलता है? इन ईर्ष्यालु दरबारियों में एक था महेश दत्त। वो बहुत चालाक, चापलूस और षड्यंत्रकारी मंत्री था। वो तय कर चुका था, किसी भी तरह से बीरबल को अकबर की नजर से गिराना है। एक दिन महेश दत्त ने सोचा, अगर मैं अकबर के मन में ये भर दूं कि बीरबल उनकी निष्ठा से नहीं बल्कि अपने स्वार्थ से काम करता है, तो बीरबल का पतन निश्चित है। अगले ही दिन वो दरबार में अवसर ढूंढने लगा। दरबार खत्म होने के बाद जब अकबर अकेले बगीचे में टहल रहे थे, तब महेश दत्त धीरे से पहुंचा। उसने झुककर कहा, जहांपनाह, मुझे आपसे एक गुप्त बात कहनी है, पर डरता हूं कि कहीं आप मुझसे नाराज न हो जाए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बोलो महेश। दरबार के मंत्री का कर्तव्य है कि सच्चाई राजा तक पहुंचाए। महेश बोला, जहांपनाह, बीरबल आपकी कृपा से दरबार में सबसे बड़ा स्थान पा चुके हैं, लेकिन अब वे अपनी चतुराई का उपयोग राज्य भक्ति में नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए करने लगे हैं। लोग कहते हैं कि वे जनता से उपहार लेते हैं और आपकी पीठ पीछे अपनी महिमा गाते हैं। अकबर की भौहें तन गई। क्या सचमुच? महेश बोला, हुजूर, मैं बिना प्रमाण कुछ नहीं कहता। अगर आपको आजमाना हो तो बीरबल को कोई असंभव सा काम देकर देख लीजिए। अगर वे सच्चे होंगे तो सफल होंगे, पर अगर वे चालाकी कर रहे हैं तो उनकी असलियत सामने आ जाएगी। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। अकबर बीरबल पर असीम विश्वास करते थे, लेकिन महेश की बात ने उनके मन में संदेह का बीज बो दिया। उन्होंने तय किया कि बीरबल की परीक्षा लेनी चाहिए। अगले दिन दरबार में उन्होंने अचानक घोषणा की, बीरबल, तुम्हें 3 दिन में एक ऐसा व्यक्ति लाना है जो न पूरी तरह इंसान हो न पूरी तरह जानवर। अगर तुम ये काम कर पाओ तो इनाम मिलेगा, वरना तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। महेश दत्त की आंखों में शैतानी चमक थी। वो मन ही मन बोला, अब देखता हूं बीरबल, कैसे निकलते हो इस जाल से। बीरबल ने 3 दिन की मोहलत पाई। पहले दिन वे सोचते ही रहे, न पूरी तरह इंसान न पूरी तरह जानवर, ये पहेली कैसे सुलझेगी। दूसरे दिन वे गांवों में निकल पड़े। वहां उन्होंने किसान, व्यापारी, मजदूर, बच्चों और बूढ़ों को देखा, पर कोई इस पहेली पर खरा नहीं उतरता। तीसरे दिन अचानक बीरबल की नजर एक शराबी पर पड़ी। वो आदमी गली में लड़खड़ाते हुए चल रहा था। कभी इंसान की तरह बोलता, कभी जानवर की तरह हरकत करता। बीरबल के दिमाग में बिजली सी कौंधी। यही तो है, शराब इंसान को न इंसान छोड़ती है न जानवर बनाती है, बल्कि बीच का प्राणी बना देती है। तीसरे दिन बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, लाए क्या मेरा अनोखा आदमी? बीरबल मुस्कुराए और उस शराबी को सामने खड़ा कर दिया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, ये कौन है? बीरबल बोले, जहांपनाह, आपने कहा था ऐसा व्यक्ति लाओ जो न पूरी तरह इंसान हो और न पूरी तरह जानवर। देखिए, ये शराब का आदी है। जब ये होश में होता है तो इंसान कहलाता है, पर शराब पीकर जानवर से भी बुरा बर्ताव करता है। न इंसान न जानवर, यही है आपका उत्तर। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बीरबल को गले लगाकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि बेमिसाल है। फिर उन्होंने कठोर स्वर में कहा,
महेशदत्त, तुमने मुझे भड़काने की कोशिश की। राजा और प्रजा के बीच अविश्वास पैदा करना तुम्हारा अपराध है, इसलिए तुम्हें मंत्री पद से हटा दिया जाता है। महेशदत्त का चेहरा पीला पड़ गया। वो सिर झुकाकर दरबार से बाहर चला गया। नैतिक शिक्षा, ईर्ष्या और चालाकी कभी सफल नहीं होती। सच्चाई और बुद्धिमत्ता हमेशा जीतती है। राजा और प्रजा, गुरु और शिष्य या दोस्त दोस्त के बीच विश्वास सबसे बड़ा खजाना है। दूसरों को गिराने की कोशिश करने वाला अंत में स्वयं गिरता है। अकबर ने उस दिन दरबार में घोषणा की, बीरबल केवल मेरे मित्र नहीं बल्कि राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। जो उन पर शक करेगा वो मुझ पर शक करने के बराबर होगा। दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय। जब अकबर ने कहा, मुझे ऐसा नक्शा चाहिए जो दुनिया का नहीं हो। फतेहपुर सीकरी का विशाल दरबार, सुनहरे झूमरों की रोशनी, संगमरमर की चमकती फर्श और अकबर का राजसी सिंहासन। दरबारी कतार में बैठे थे और माहौल हमेशा की तरह शाही और जिज्ञासापूर्ण। अकबर की आंखों में उस दिन एक अलग ही चमक थी। वे बार बार सोच में डूबते और फिर मुस्कुराते। आखिरकार उन्होंने कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक अनोखी चुनौती देता हूं। मुझे ऐसा नक्शा चाहिए जो इस दुनिया का न हो। अकबर की बात सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक खुसफुसाहट शुरू हो गई। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, नक्शा तो सिर्फ दुनिया का बनता है, अगर दुनिया का न हो तो किसका होगा? दूसरा मंत्री हंसते हुए बोला, शायद चांद तारों का नक्शा चाहिए। तीसरा मंत्री बोला, नहीं नहीं, शायद अकबर शाह चाहते हैं किसी जादुई देश का नक्शा। अकबर सबकी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, हाँ, मुझे ऐसा नक्शा चाहिए जो किसी ने देखा ना हो, जो दुनिया का ना हो और जिसे देखकर हर इंसान हैरान रह जाए। बीरबल, ये काम तुम्हें करना है। बीरबल फोल्डेड हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, आपके आदेश के आगे सब तुच्छ है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। अकबर ने कहा, तुम्हें 15 दिन का समय मिलता है। अगर नक्शा लाए तो इनाम मिलेगा, वरना सजा तय है। दरबार से निकलते ही बीरबल गहरे सोच में पड़ गए। दुनिया का नहीं तो किस चीज का नक्शा बनाऊं? क्या ये सितारों का नक्शा है या फिर मनुष्य के भीतर का? वे सोचते सोचते घर पहुंचे। पत्नी ने देखा कि बीरबल परेशान है तो बोली, क्या हुआ, आज इतने चुप क्यों हो? बीरबल बोले, जहांपनाह ने मुझसे कहा है कि दुनिया का नहीं पर नक्शा चाहिए और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसा हो। पत्नी मुस्कुराकर बोली, तो क्या दुनिया से बाहर कुछ नहीं है? दिल और दिमाग की दुनिया भी तो होती है, क्यों न वही नक्शा बनाओ? बीरबल की आंखें चमक उठी। सच कहा, असली नक्शा तो इंसान के भीतर ही छुपा है। अगले दिन बीरबल गांवों में निकल पड़े। वहां उन्होंने देखा, एक गरीब किसान सूरज ढलते ही भी खेत में काम कर रहा था। एक मां अपने बच्चे को भूखे पेट भी खाना खिला रही थी। एक बूढ़ा अपने अनुभव से युवाओं को सीख दे रहा था। बीरबल ने सोचा, यही असली नक्शा है, इंसान की आत्मा का, उसकी भावनाओं का। समय बीतता गया और आखिर 15वां दिन आ पहुंचा। दरबारियों को यकीन था कि इस बार बीरबल हार जाएंगे। अकबर ने सिंहासन पर बैठते ही पूछा, तो बीरबल, लाए क्या मेरा नक्शा या हार मान ली? बीरबल मुस्कुराए और एक कपड़े में लपेटा हुआ चित्र सामने रखा। अकबर ने कपड़ा हटाया तो देखा, उस नक्शे में न नदियां थी, न पहाड़, न देश की सीमाएं, बल्कि उसमें 3 बड़े चित्र बने थे। एक दिल, हृदय, जिस पर लिखा था, ये प्रेम का नक्शा है, यही दुनिया को जोड़ता है। 2 दिमाग, मस्तिष्क, जिस पर लिखा था, ये विचारों का नक्शा है, यही अच्छाई बुराई की दिशा तय करता है। 3 हाथ, करतल, जिस पर लिखा था, ये कर्म का नक्शा है, जो करेगा वही पाएगा। अकबर और पूरा दरबार हैरान रह गया। बीरबल बोला, जहांपनाह, आपने कहा था
कि दुनिया का नक्शा मत बनाना। ये नक्शा इंसान के अंदर की दुनिया का है। प्रेम का नक्शा इंसान को इंसान से जोड़ता है। विचारों का नक्शा उसे सही दिशा दिखाता है और कर्म का नक्शा उसका भविष्य तय करता है। दुनिया का नक्शा तो हर कोई बना सकता है, लेकिन दिल, दिमाग और कर्म का नक्शा ही वो है जो दुनिया का नहीं है। कुछ मंत्री पहले हंसे, फिर चुप हो गए। एक बोला, सचमुच ये तो बड़ा गहरा विचार है। दूसरा बोला, धरती के नक्शे बदल सकते हैं, पर दिल, दिमाग और कर्म का नक्शा कभी नहीं बदलता। अकबर की आंखों में गर्व की चमक आ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरी चुनौती पूरी की, बल्कि हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी बताया। नैतिक शिक्षा। असली नक्शा वो नहीं जो सीमाओं और धरती को बांटे, बल्कि वो है जो इंसान के दिल, दिमाग और कर्म की दिशा बताए। प्रेम, विचार और कर्म, यही जीवन की 3 सच्चाइयां हैं। इन्हें सही राह पर रखो तो पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। सीख। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से मेरे राज्य में बच्चों को केवल भूगोल का नक्शा ही नहीं, बल्कि जीवन का नक्शा भी सिखाया जाएगा। दिल का, दिमाग का और कर्म का। बीरबल को सोने की थाली से पुरस्कृत किया गया और दरबार में गूंज उठा, बीरबल की जय। जब अकबर ने पूछा, धरती पर सबसे कीमती चीज कौन सी है? फतेहपुर सीकरी का भव्य दरबार, चारों ओर संगमरमर के खंभे, सुनहरी सजावट और चमचमाती छतरी के नीचे सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबारियों की कतारें लगी थी। कोई न्याय के लिए आया था, कोई उपहार लेकर। पर उस दिन अकबर का मन बेहद जिज्ञासु था। वे बार बार आसमान की ओर देखते और फिर सोच में डूब जाते। आखिरकार उन्होंने गहरी आवाज में कहा, बीरबल, आज मेरा मन एक प्रश्न पूछने का कर रहा है। मुझे बताओ, धरती पर सबसे कीमती चीज कौन सी है? अकबर का प्रश्न सुनते ही दरबारियों में खुसफुसाहट शुरू हो गई। पहला मंत्री बोला, जहांपनाह, सोना और हीरे जवाहरात ही सबसे कीमती चीज है। राजाओं की शान इन्हीं से होती है। दूसरा मंत्री बोला, नहीं हुजूर, धरती पर सबसे कीमती चीज है जमीन। जिसके पास जमीन है वही अमीर है। तीसरा बोला, जहांपनाह, मेरे हिसाब से सबसे कीमती चीज है ताकत और सेना। ताकत से ही दुनिया जीती जाती है। चौथा बोला, हुजूर, अनाज से बड़ा कोई धन नहीं। बिना अनाज कोई जिंदा नहीं रह सकता। अकबर सबकी बातें सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। तो बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? तुम तो हमेशा सच बोलते हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, सब दरबारी अपनी अपनी बात कह रहे हैं, पर असली जवाब कुछ और है। धरती पर सबसे कीमती चीज न सोना है, न जमीन, न ताकत, बल्कि समय है। पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्रियों ने हंसते हुए कहा, यह क्या मजाक है? समय सबसे कीमती? समय को तो हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। अकबर ने भी उत्सुकता से पूछा, बीरबल, समय सबसे कीमती क्यों? बीरबल बोला, जहांपनाह, समय को न कोई खरीद सकता है, न रोक सकता है। जो बीत गया वो कभी लौट कर नहीं आता। अगर किसी ने समय का सही उपयोग किया तो वही सबसे धनी बनता है। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर मुझे प्रमाण चाहिए। तुम 20 दिन में साबित करो कि समय ही सबसे कीमती है, वरना तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, जैसा आदेश। बीरबल ने यह साबित करने के लिए योजना बनाई। वे सबसे पहले गांव गए। वहां उन्होंने देखा किसान समय पर खेत जोत रहा है। उसने कहा, अगर मैं समय पर हल न चलाऊं तो फसल नहीं होगी। फिर वे एक बीमार बूढ़े के पास गए। उसने करहाते हुए कहा, काश मुझे थोड़ा और समय मिल जाता तो मैं अपने बच्चों को और सिखा पाता। फिर वे एक व्यापारी के पास गए। व्यापारी ने कहा, समय ही धन है, अगर सौदा समय पर न हो तो नुकसान हो जाता है। बीरबल को सबूत मिलने लगे।
20वें दिन बीरबल अकबर को लेकर बाहर निकले। सबसे पहले वे राजा को खेतों में ले गए। किसान बोला, जहांपनाह, अगर समय पर बीज बो दिया जाए तो फसल सोने से भी कीमती होती है। फिर बीरबल ने अकबर को बीमार बूढ़े से मिलवाया। बूढ़े ने कहा, महाराज, सोना चांदी सब व्यर्थ है अगर जीवन का समय ही खत्म हो जाए। अंत में बीरबल उन्हें व्यापारी के पास ले गए। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, सौदा समय पर हुआ तो मुनाफा, वरना दिवालियापन। अकबर ने सबकी बातें सुनी और सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, सचमुच समय से बढ़कर कुछ नहीं। धन, ताकत, जमीन सब समय पर ही टिके हैं। अगर समय न हो तो सब व्यर्थ है। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, समय ही वो दौलत है जिसे न खरीदा जा सकता है और न संभाल कर रखा जा सकता है। इसलिए ये धरती की सबसे कीमती चीज है। नैतिक शिक्षा, सोना, धन, जमीन सब वापस मिल सकते हैं, पर समय एक बार निकल जाए तो लौट कर नहीं आता। जो समय का मूल्य समझेगा वही जीवन में सफल होगा। धरती की सबसे कीमती पूंजी इंसान का समय है। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से हमारे राज्य में हर नागरिक को समय का महत्व सिखाया जाएगा, क्योंकि समय ही असली खजाना है। बीरबल को सोने की थालियों से इनाम मिला और दरबार में सबने ताली बजाकर कहा, बीरबल की जय। बीरबल और हठीली बकरी का मुकदमा। अकबर का दरबार हमेशा ही अजीबोगरीब मामलों से गूंजता था, पर उस दिन का मुकदमा तो इतना विचित्र था कि सुनते ही सब दरबारी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। सुबह सुबह सैनिकों ने 3 लोगों और एक बकरी को पकड़कर दरबार में लाया। पहला सेठ हरिराम, बड़ा व्यापारी। दूसरा धन्ना चरवाहा, बकरी का असली मालिक। तीसरा एक पुजारी पंडित जी, जो गांव के मंदिर में पूजा करते थे। और चौथी एक मोटी ताजी काली सफेद धब्बों वाली बकरी, जिसकी आंखों में हट झलक रही थी। सैनिक ने ऐलान किया, जहांपनाह, आज का मामला है हठीली बकरी का मुकदमा। पूरा दरबार हंसी से फट पड़ा। अकबर ने भौहें चढ़ाई और कहा, बकरी का भी मुकदमा होता है क्या? जरा साफ साफ बताओ। सेठ हरिराम सबसे पहले बोला, हुजूर, ये बकरी मेरी है। मैंने इसे 5 सोने के सिक्कों में खरीदा था, लेकिन जब मैं इसे घर ले जा रहा था तो ये जिद पर अड़ गई और मंदिर के बाहर बैठ गई। चाहे जितना खींचो, ये हटी ही नहीं। फिर पंडित जी कहने लगे, ये बकरी तो देवता की प्रसाद है, इसे मंदिर का हक है। और तभी चरवाहा आकर बोला, नहीं नहीं, ये मेरी बकरी है। सेठ जी ने पैसे ही नहीं दिए, ये वापस मेरी है। अब आप ही बताइए हुजूर, बकरी का असली मालिक कौन? अब पंडित जी ताव में बोले, जहांपनाह, ये बकरी मंदिर के द्वार पर बैठ गई, यानी देवता ने इसे स्वीकार कर लिया। अब इसे मंदिर से हटाना अधर्म है। ये भगवान की संपत्ति है, न कि किसी सेठ या चरवाहे की। चरवाहा गुस्से से बोला, हुजूर, ये बकरी तो मेरी है। मैंने इसे अपने हाथों से पाला, दूध पिलाया, जंगल में चराया। ये सेठ जी ने मुझे सिर्फ 3 सिक्के दिए, 5 नहीं। और फिर जब मैंने हिसाब मांगा तो ये बकरी को पकड़कर ले भागे। बकरी जानती है कि मैं ही इसका असली मालिक हूं। इतनी देर में बकरी ने जोर से मैमे की आवाज निकाली और जाकर अकबर के सिंहासन के नीचे बैठ गई। पूरा दरबार खिलखिला पड़ा। अकबर ने सिर पकड़ लिया। हाय बीरबल, अब तू ही बता, इस हठीली बकरी का मालिक कौन है और ये मुकदमा कैसे सुलझेगा? बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, सच में ये मामला जितना मजेदार है उतना ही उलझा हुआ भी। तीनों की दलीलें सुनने के बाद एक चौथी गवाही भी जरूरी है। अकबर ने चौंक कर पूछा, कौन सी चौथी गवाही? बीरबल बोले, इस बकरी की खुद की गवाही। आखिर फैसला इसी पर होगा कि बकरी किसे अपना मालिक मानती है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने कहा, सेठ जी, चरवाहे और पंडित जी, आप तीनों अलग अलग खड़े हो जाइए।
अब बकरी को छोड़ दीजिए, हम देखेंगे कि ये किसके पास जाती है। सैनिक ने बकरी को बीच में छोड़ दिया। सेठ हरिराम जेब से एक मुट्ठी चने और गुड़ निकालकर लहराने लगे। आओ बकरी, आओ, देखो तुम्हारे लिए मीठा गुड़ है। बकरी पहले उधर देखने लगी, फिर अचानक पीछे हट गई और जिद्दी अंदाज में बैठ गई। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। हा हा हा, बकरी ने सेठ का लालच ठुकरा दिया। अब पंडित जी ने हाथ में घंटी बजाई और मंत्र पढ़ने लगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय। उन्होंने बकरी की ओर देखा और कहा, आओ देवी बकरी, मंदिर चलो, प्रसाद मिलेगा। लेकिन बकरी ने घंटी की आवाज सुनकर कान हिलाए, सिर हिलाया और फिर मेमे करके दूसरी ओर देखने लगी। दरबारी फिर हंस पड़े। लगता है बकरी को पूजा पाठ की समझ नहीं। अब बारी थी चरवाहे की। उसने बकरी को पुकारा, ओ मोती, ओ मेरी प्यारी मोती, आजा। ये सुनते ही बकरी उछल पड़ी और सीधी चरवाहे के पास जाकर उसकी टांगों से चिपक गई। उसने चरवाहे की धोती को मुंह से खींचा और मेमे करने लगी। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, साफ है कि बकरी अपने असली मालिक को पहचानती है। ये चरवाहे की पाली हुई है और उसी की है। सेठ जी ने अधूरे पैसे देकर लालच दिखाया। पंडित जी ने धर्म का नाम लेकर बहाना बनाया। पर सच्चाई यह है कि जानवर का भी दिल होता है और वो अपने मालिक की ममता पहचानता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। बीरबल बोले, जहां अपना, अगर इजाजत हो तो सेठ जी और पंडित जी को भी थोड़ी सीख देनी चाहिए। सेठ जी को आदेश दिया जाए कि वे बकरी के दूध के बराबर अनाथालय को दान देंगे और पंडित जी को हठीली बकरी की तरह 7 दिन तक मंदिर के बाहर बैठकर सबको पानी पिलाना होगा, ताकि उन्हें समझ आए कि धर्म केवल दावे से नहीं, सेवा से निभता है। अकबर ने हंसते हुए फैसला मंजूर किया। चरवाहा खुशी खुशी अपनी बकरी को लेकर चला गया। बकरी ने जाते जाते फिर एक जोरदार मेमे की आवाज निकाली, जैसे कह रही हो, अब समझ में आया असली मालिक कौन है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। नैतिक शिक्षा: 1. सच्चा हक वही होता है जिसे दिल पहचानता है, न कि सिर्फ दावे करने से। 2. लालच और झूठ धर्म का नाम लेकर कभी भी सही साबित नहीं हो सकते। 3. जानवर भी सच्ची ममता और अपनापन पहचानते हैं। 4. धर्म का असली रूप सेवा है, स्वार्थ नहीं। बीरबल और पंडित का गधा। मुगल बादशाह अकबर का दरबार हमेशा अजबगजब किस्सों से भरा रहता था। कभी कोई व्यापारी धोखा खाता, कभी कोई साधु जादू दिखाता, तो कभी कोई पंडित पहेलियां पूछता। पर उस दिन का मामला कुछ ऐसा था जिसे सुनकर दरबारी अपनी हंसी रोक नहीं पाए, क्योंकि शिकायत लेकर दरबार में आया था एक पंडित और उसका गधा। पंडित जी का नाम था पंडित गोवर्धन शास्त्री। वे बड़े ही मूर्ख किस्म के आदमी थे, पर खुद को बहुत विद्वान समझते थे। एक दिन वे दरबार में दौड़ते हुए आए और ऊंची आवाज में बोले, जहां पनाह, इंसाफ चाहिए, मेरे गधे के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अकबर ने चौंक कर कहा, गधे का अन्याय? ये क्या मामला है? पंडित ने आंसू बहाते हुए कहा, हुजूर, मेरा गधा बहुत ही धर्मात्मा और विद्वान है। वो मंदिर तक मुझे रोज छोड़ता है, मंत्रों के बीच बैठता है, यहां तक कि मेरे श्लोक याद कर चुका है। पर गांव वाले कहते हैं कि ये गधा ही नहीं, सिर्फ एक बोझा ढोने वाला जानवर है। वे उसका अपमान करते हैं। मैं चाहता हूं कि दरबार से फरमान जारी हो कि मेरा गधा वास्तव में गजज्ञानंदन पंडित है और उसे विद्वानों की तरह सम्मान दिया जाए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, ये कैसा केस ले आए हो पंडित जी? गधे को विद्वान घोषित करना है? पंडित हट पर अड़ा। जी हां हुजूर, बिल्कुल, ये गधा गधा नहीं बल्कि मेरा शिष्य है। मुझे पूरा यकीन है कि ये बोल भी सकता है, बस इसकी परीक्षा लीजिए। अब अकबर परेशान हो गए।
बीरबल, अब तू ही कुछ कर। इस अजीब मामले का फैसला तू ही कर सकता है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं इस पंडित और उसके गधे की परीक्षा लूं। तभी साफ होगा कि असली सच क्या है। अकबर ने हामी भरी। ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय है। देखो, ये गधा सच में विद्वान है या पंडित जी हमें मूर्ख बना रहे हैं। बीरबल गधे को दरबार में लाए। उन्होंने सामने 3 कटोरियां रखी। एक में किताबें, 2 एक में सोना, 3 एक में ताजा हरी हरी घास। बीरबल ने दरबारियों से कहा, अगर ये गधा सचमुच विद्वान है तो किताब चुनेगा, अगर ये व्यापारी है तो सोना चुनेगा, और अगर ये गधा है तो घास चुनेगा। गधे ने बिना एक पल गवाए सीधे जाकर घास खाना शुरू कर दिया। पूरा दरबार हंस पड़ा। हा हा हा, पंडित जी का विद्वान शिष्य असली घासखोर निकला। पंडित लाल हो गया और बोला, अरे घास खाना भी तो विद्या का लक्षण है। विद्वान साधु लोग भी सादा भोजन करते हैं। अगले दिन बीरबल ने गधे को 5 दरवाजों के सामने खड़ा किया। उन्होंने कहा, यहां 5 दरवाजे हैं, एक के पीछे घास रखी है। अगर ये विद्वान है तो पहचान लेगा कि घास कहाँ है। गधा सूंघते सूंघते सीधे उसी दरवाजे पर गया जहां घास रखी थी। पंडित उछल पड़ा। देखा, यही तो विद्या है, इसे सब याद रहता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, इसमें विद्या नहीं, नाक की ताकत है। गधे को घास की गंध मिल गई। इसमें विद्वत्ता कहाँ हुई? दरबार में फिर हंसी छा गई। अब बीरबल ने सबसे कठिन परीक्षा रखी। उन्होंने कहा, अगर ये सच में विद्वान है तो इसका नाम पूछो, ये जरूर बताएगा। सबके सामने बीरबल ने जोर से कहा, गधे, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? गधा जोर से रेंकने लगा। ढे ढे ढे। पूरा दरबार ठहाकों से लोटपोट हो गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, इसका नाम तो यही है, ढेंडे महाराज। पंडित बुरी तरह पसीना पसीना हो गया। उसने शर्मिंदा होकर कहा, हुजूर, लगता है गधे ने विद्या भूल गई, लेकिन सच मानिए, ये बहुत होशियार है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, इसमें गधे की गलती नहीं, गलती उस इंसान की है जो गधे से विद्वत्ता की उम्मीद करता है। जानवर को जानवर की तरह रखना चाहिए, विद्वान बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, पंडित जी, आपके गधे को विद्वान घोषित नहीं किया जा सकता। गधा चाहे जितना भी मंदिर में रहे, चाहे जितना भी मंत्र सुन ले, वो गधा ही रहेगा। विद्या का सम्मान असली विद्वानों को मिलना चाहिए, न कि जानवरों को। हाँ, गधे की मेहनत का सम्मान जरूर होना चाहिए, क्योंकि गधा चाहे गधा ही सही, पर मेहनत और वफादारी का प्रतीक है। अकबर ने आदेश दिया, पंडित जी, आपको 100 सिक्कों का जुर्माना भरना होगा, क्योंकि आपने दरबार का समय गधे की मूर्खता में बर्बाद किया, और वो 100 सिक्के अनाथ बच्चों की पढ़ाई में खर्च किए जाएंगे, ताकि असली विद्या को बढ़ावा मिले। पंडित जी सिर झुकाकर चुपचाप चले गए और गधे की रस्सी पकड़कर दरबार से बाहर हो गए। गधा जाते जाते फिर जोर से रेंका, ढे ढे ढे, और पूरा दरबार हंसते हंसते लोटपोट हो गया। नैतिक शिक्षा 1, गधा चाहे कितना भी मंदिर में बैठ जाए, विद्वान नहीं बन सकता। 2, विद्या मेहनत और समझ से आती है, दिखावे और ढोंग से नहीं। 3, असली विद्वान वही है जो अपने ज्ञान से समाज का भला करे। 4, जानवर का सम्मान उसकी मेहनत और वफादारी में है, न कि झूठे दावों में। बीरबल और वो अनजान साधु जिसने दरबार को चुनौती दी। एक दिन जब शाही दरबार अपने पूरे वैभव के साथ चल रहा था, तभी किले के मुख्य द्वार पर एक अजीब सा साधु प्रकट हुआ। उसका रूप साधारण नहीं था। उसके बाल जटाओं की तरह कंधों पर लटक रहे थे, आंखें तेजस्वी थी और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वो पीतांबर वस्त्र पहने हुए था और उसके गले में रुद्राक्ष की माला झूल रही थी। दरबारी पहरेदारों ने उसे रोका और पूछा,
महाराज अकबर के दरबार में तुम्हें किस काम से जाना है? साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं यहां आया हूं बादशाह और उसके दरबारियों को चुनौती देने। कहते हैं कि अकबर के दरबार में बुद्धिमानों की कमी नहीं, पर मैं देखना चाहता हूं कि यहां मेरी शंकाओं का उत्तर कौन दे सकता है। ये सुनते ही सारा दरबार कौतूहल से भर गया। साधु को दरबार में लाया गया। साधु ने दरबार में प्रवेश करते ही ऊंची आवाज में कहा, हे सम्राट, मैंने बहुत देशों और राजाओं को देखा है, अनेक विद्वानों से संवाद किया है, परंतु मैंने सुना है कि तुम्हारा दरबार असाधारण बुद्धि और ज्ञान से भरा है। आज मैं ये परखने आया हूं कि यहां मेरी जिज्ञासाओं का उत्तर कोई दे भी सकता है या नहीं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, साधु महाराज, आपका स्वागत है। यहां आप जो चाहे पूछ सकते हैं, पर ध्यान रहे, यदि आपके प्रश्नों का उत्तर हमारे दरबार में नहीं मिल पाया तो हम आपको योग्य मानकर सम्मान देंगे, लेकिन यदि उत्तर मिल गया तो आपको भी हमारी शर्त माननी होगी। साधु ने हामी भर दी, ठीक है बादशाह, यदि उत्तर मिल गया तो मैं आपकी सेवा में रहकर अपने ज्ञान से लोगों का कल्याण करूंगा। दरबार में उत्सुकता बढ़ गई। सब जानते थे कि ऐसी किसी भी परिस्थिति में बीरबल ही समाधान निकालेंगे। साधु ने अकबर की ओर देखते हुए पहला प्रश्न पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? तलवार की धार, धन की शक्ति या धर्म का प्रभाव? दरबार में हलचल मच गई। मंत्रीगण अपने अपने विचार देने लगे। किसी ने कहा तलवार की शक्ति सबसे बड़ी है, तो किसी ने कहा धन ही सब कुछ है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे साधु, इन सब शक्तियों से भी ऊपर एक शक्ति है, सत्य और प्रेम की शक्ति। तलवार से आप भय पैदा कर सकते हैं, धन से लालच जगाया जा सकता है, धर्म से नियम लागू किए जा सकते हैं, लेकिन सत्य और प्रेम से आप किसी के हृदय को जीत सकते हैं, और जो हृदय जीत ले वही सच्चा विजेता है। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा उत्तर विचारणीय है, पर मैं संतुष्ट हूं। चलो देखते हैं आगे। साधु ने दूसरा प्रश्न किया, मनुष्य के जीवन में सबसे कठिन काम क्या है? युद्ध करना, धन कमाना या शासन चलाना? कुछ दरबारियों ने कहा, युद्ध सबसे कठिन है। किसी ने कहा, शासन चलाना ही सबसे मुश्किल काम है। बीरबल आगे बढ़े और बोले, मनुष्य का सबसे कठिन काम है स्वयं पर विजय पाना। दूसरों को हराना सरल है, धन कमाना संभव है, शासन चलाना भी कठिन पर संभव है, पर अपनी इच्छाओं, क्रोध, लोभ और अहंकार पर नियंत्रण पाना ही सबसे बड़ा और कठिन कार्य है। जो स्वयं को जीत लेता है वो संसार का सबसे बड़ा विजेता कहलाता है। साधु ने ताली बजाई और बोला, वाह, ये उत्तर तो मेरे हृदय को छू गया। साधु ने अब अपनी आंखों में चमक लाते हुए तीसरा प्रश्न किया, धरती पर सबसे कीमती वस्तु कौन सी है? सोना, हीरा, मोती या रत्न? दरबारी मंत्रियों ने फिर अपने अपने विचार रखे। किसी ने कहा, हीरे सबसे कीमती है। किसी ने कहा, मोती और रत्न अमूल्य है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, धरती पर सबसे कीमती वस्तु है समय। सोना, चांदी, हीरा, मोती आप खोकर फिर पा सकते हैं, लेकिन एक बार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए समय सबसे कीमती है। जो इसे पहचानता और सही ढंग से उपयोग करता है वही जीवन का सच्चा धनी है। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा ज्ञान सचमुच अद्भुत है बीरबल। साधु अब और भी उत्साहित हो गया। उसने चौथा प्रश्न रखा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बाहर बैठा दुश्मन या भीतर बैठा शैतान? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। उसे अपने गुणों का घमंड हो जाता है और वह दूसरों को नीचा समझने लगता है। यही अहंकार मित्रों को शत्रु बना देता है, परिवार को तोड़ देता है और मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए अपने भीतर के अहंकार पर नियंत्रण पाना ही सबसे बड़ी विजय है। दरबार तालियों से गूंज उठा। साधु ने पांचवा
और अंतिम प्रश्न रखा, मनुष्य को जीवन में सबसे अधिक क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, मनुष्य को अपने जीवन में 2 बातें सबसे अधिक करनी चाहिए, सेवा और ज्ञान की खोज। सेवा से उसका हृदय शुद्ध होता है और ज्ञान से उसका मस्तिष्क प्रकाशित होता है। यदि मनुष्य इन दोनों पर चल पड़े तो उसका जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। ये सुनते ही साधु ने अपनी माला उतारी, वस्त्र बदल दिए और बोला, दरबारियों, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं। मैं एक दूर देश का विद्वान हूं, जो यहां की बुद्धि और न्याय को परखने आया था। और मैं स्वीकार करता हूं कि बीरबल की बुद्धि और अकबर के दरबार का वैभव अद्वितीय है। आज से मैं यहां के ज्ञान का अनुयायी हूं। साधु ने अकबर और बीरबल को प्रणाम किया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, एक बार फिर तुम्हारी बुद्धि ने हमारे दरबार की लाज रखी। आज तुम्हारे उत्तरों ने न केवल साधु को संतुष्ट किया, बल्कि हम सबको भी जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां सत्य और धर्म की रक्षा हो, वही बुद्धि की विजय होती है। जहां प्रेम और सेवा हो, वही जीवन सफल होता है। कहानी की शिक्षा: 1. सत्य और प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। 2. स्वयं पर विजय पाना सबसे कठिन कार्य है। 3. समय सबसे कीमती संपत्ति है। 4. अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। 5. सेवा और ज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इस तरह बीरबल और वो अनजान साधु की ये कथा हमें ये सिखाती है कि असली विजय दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों पर होती है। और वही मनुष्य महान कहलाता है, जो समय का सही उपयोग कर प्रेम और सेवा में अपना जीवन समर्पित करता है। बीरबल की कुर्सी का उत्तराधिकारी। दिल्ली का लाल किला धूप में सोने जैसा दमक रहा था। शाही दीवान खाने में आज कुछ ज्यादा ही सन्नाटा था, मानो दीवारें भी कान लगाए बैठी हों। कारण था बीरबल का दरबार से उठकर चले जाना। हुआ यूं कि पिछले महीने अकबर और बीरबल के बीच एक बहस हुई थी। बीरबल का कहना था कि राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रजा का विश्वास है, और अकबर को लगा कि ताकत सेना और खजाने से आती है। बहस बढ़ी तो बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, कभी कभी दूरी ही सच दिखाती है। और राजीनामा मांगने के बजाय चुपचाप अपने गांव निकल गए, ये सोचकर कि बादशाह स्वयं बुला लेंगे। कई दिन बीत गए, मगर किसी ने नहीं बुलाया। अकबर का आत्मसम्मान बीच में आ गया। उन्होंने सोचा, यदि बीरबल चला भी गया तो क्या, साम्राज्य में अच्छे दिमागों की कमी थोड़े है। और फिर एक फरमान जारी कर दिया, जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा, वही मेरी अदालत का अगला मंत्री होगा। दरबार में हलचल मच गई। विद्वान, पंडित, तर्कशास्त्री, व्यापारी, फकीर सब अपने अपने हुनर के साथ हाजिर होने लगे। चैन के दिन शाही दीवान खाना खचाखच भरा था। अकबर ने इशारा किया और मंत्री फैजी ने पहला सवाल पढ़ा। समुद्र तल में जितनी सीपियां हैं, उनकी संख्या कितनी? किसी ने लाखों कहा, किसी ने करोड़ों, किसी ने लाख करोड़ का हिसाब ही जैसा गिनना शुरू कर दिया। तभी भीड़ से आगे आया एक दुबला पतला युवक, सादा धोती कुर्ता, चेहरे पर आत्मविश्वास, नाम चंदन। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, जितने मनुष्यों की आंखें हैं, उतनी ही सीपियां, क्योंकि हर सीपी में मोती बनने की इच्छाएं उतनी हैं जितनी हमारी आंखों में सपने। दरबार में खिलखिलाहट के साथ तालियां भी बजी। सीधा संख्या नहीं, पर जवाब में बुद्धि भी थी और कल्पना भी। दूसरा सवाल आया, मानव जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? चंदन बोला, संतोष। जो मिला उसे धन्यवाद, जो ना मिला उसके पीछे पागलपन नहीं। यही राजसुख और प्रजासुख दोनों की जड़ है। तीसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार? बुद्धि। चंदन ने ठाठ से कहा, क्योंकि तलवार से जीते हुए भी दिल हार सकते हैं, लेकिन बुद्धि से जीता दिल हमेशा साथ देता है। चौथा सवाल, बिना पानी के रेत और चीनी को अलग कैसे करेंगे? चंदन मुस्कराया,
चींटियां बुलाइए। हुजूर, चीनी उठा ले जाएंगी, रेत वही रह जाएगी। दरबार वाह वाह से भर उठा। कुछ और उलझे सवाल आए। गायब होती छाया, बंद आंखों से रास्ता, बिना जूतों के मंजिल, और हर बार चंदन के जवाब में मजाक, बुद्धि और नया कौन होता। अंततः अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा लगता है बीरबल की कुर्सी को एक योग्य दावेदार मिल गया। और उसी दिन चंदन को उपमंत्री घोषित कर दिया गया, 1 महीने की परीक्षा के साथ। कुर्सी मिलते ही सबसे पहले चंदन ने दरबारियों को दावत दी। मीठी जुबान और मधुर वादे। पर कुर्सी केवल मीठी जुबान से नहीं चलती। उस पर बैठते ही समस्याएं शहद पर चींटियों की तरह दौड़ने लगी। गुजरात के बंदरगाह से 2 सौदागर आए, शंकरदास और दाऊद बेग। दोनों का दावा एक जहाज पर था। जहाज पर लाखों का माल, पर मालिक कौन? दस्तावेज दोनों के पास। चंदन ने कागज देखे। नकली खरे का अंदाज आया, मगर पक्का नहीं। उसने तुरंत एक चाल चली। दोनों ही जहाज के मालिक हैं। चंदन बोला, पर जहाज समुद्र की बेगम है। जो समुद्र की बोली समझता हो वही असली मालिक होगा। कल सुबह ज्वार आने पर जो भी जहाज की रस्सियों को सही क्रम से ढाल देगा उसे जहाज मिल जाएगा। सुबह ज्वार आया। शंकरदास ने रस्सियां उलझा दी। ज्वार ने जहाज को थपेड़े दिए। दाऊद बेग ने ढील कर का सही क्रम निभाया। जहाज स्थिर रहा। जहाज दाऊद को मिला। ताली बजी, चंदन चमक गया। 3 दिन बाद शाही खजाने से मोहरबंद दस्तावेज गायब। पहरेदारों ने कसम खाई, कोई नहीं आया। दरबार में खलबली। यही तो बीरबल के जाने के बाद की सबसे बड़ी परीक्षा थी। चंदन ने पहरेदारों को देखा, थके, डरे, पसीने से लथपथ। उसने दरबार के उठान में 4 बड़े मिट्टी के घड़े रखवाए, अंदर राख भरी, और पहरेदारों से कहा, हाथ डालकर मुट्ठी भर राख निकालो और अभी यहीं पर हवा में उछालो। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, चंदन ने इशारा करके एक पहरेदार की कलाई पकड़ी। उंगलियों के बीच में चांदी की रेखा चमक रही थी। यह रेखा चांदी के सिरे से आई है जिसे मुहर पर चढ़ाते हैं। चंदन बोला, इसने रात को मुहर छेड़ी है। राख की काली सतह पर चांदी की चमक छुपी नहीं रह सकी। दस्तावेज बरामद हुए। अकबर ने खुश होकर चंदन को मोहरबंद मुबारकबाद दी। एक दूरस्थ प्रांत से सैकड़ों किसान फरियाद लेकर आए। नए सूबेदार ने खामोशी कर लगा दिया है, जो विरोध करता उसे कोड़ों की सजा। चंदन ने सुनते ही कहा, मैं जाकर देखता हूं। वहां पहुंचा तो सूबेदार कहता, शांति चाहिए, इसलिए जो भी बाजार में ऊंची आवाज करेगा कर देगा। चंदन मुस्कराया, हुजूर, कर तो ठीक, मगर नियम अधूरा है। जो लोग धीमी आवाज में झूठ बोले उन्हें क्या सजा? सूबेदार बोला, झूठ वो तो बड़ा अपराध। चंदन ने दरबार गांव में लगा दिया। उसने सबसे पहले सूबेदार से कहा, यह बताइए, आपने खामोशी कर किस किताब में पढ़ा? मेरी बनाई किताब में। सूबेदार हंसा, तो किताब दिखाइए। किताब नहीं थी। भीड़ में खुसर पुसर हुई। चंदन ने घोषणा की, जो नियम किताब में न लिखा वो जनता पर नहीं चलेगा। अकबर तक संदेश पहुंचा। सूबेदार हटा। किसानों का कर माफ, और चंदन का कद बढ़ गया। सफलताओं ने चंदन को जमीन से इंच इंच ऊपर उठा दिया। एक शाम उसने आईने में स्वयं को संबोधित किया, बीरबल, तुम्हारे बिना भी ये दरबार चलता है। मैं उत्तराधिकारी हूं। उसी रात एक बुजुर्ग फकीर महल के बाहर मिला। चंदन ने दान दिया, पर फकीर ने कहा, बेटा, कंधों पर कुर्सी उठाए घूमना आसान नहीं। कुर्सी पर टिककर चलना सीखो। चंदन ने बात हंसी में उड़ा दी। अगले सप्ताह एक सनसनीखेज मुकदमा आया। नगर के साहूकार माहेशदास, नाम सुनते ही बहुतों ने चौंक कर बीरबल को याद किया, पर यह कोई और था। ने कहा, मेरा साझेदार रामकिंकर मर गया। मरने से पहले उसने कागज पर लिख छोड़ा कि मेरी संपत्ति चंदन उपमंत्री को दूं। लोगों ने आंखें तरेरी, उपमंत्री को दान, और चंदन भीतर तक हिल गया।
कागज पर उसकी तारीफ, मुहर भी। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, चंदन, ये क्या? हुजूर, मैं निर्दोष हूं। चंदन बोला, ये साजिश है। दरबार को सच्चाई चाहिए थी। और तभी भीड़ से अलग हुआ एक अजनबी वैद्य, दाढ़ी, पगड़ी, आंखों में शरारत, और बोला, जहां पनाह, मृत इंसान की भी गवाही ली जा सकती है। दरबार में फुसफुसाहट। अकबर ने चौंक कर पूछा, कौन हो तुम? गरीब खान सामा, वैद्य, रास्ते चलता एक मुसाफिर। वो मुस्कराया, पर हिकमत जानता हूं। उसने कहा, जिस भी कागज पर मृतक ने आखिरी बार लिखा, उसकी स्याही का रंग थूक से मिलाने पर हल्का हरा पड़ेगा, क्योंकि मौत के ठीक पहले थूक में कड़वाहट बढ़ जाती है। कागज मंगाए गए, असली वसीयत, साझेदारी की हवालानामा और वो विवादित पर्ची। वैद्य ने सब पर थूक की बूंद और चूने का जरा सा छींटा लगाकर देखा। 3 में से केवल विवादित पर्ची पर हरा रंग निकला। पर वैद्य हंसा और बोला, रंग का हरा होना कड़वाहट का संकेत है, मगर यह कड़वाहट मौत की नहीं, मेथी के दाने की है, जो किसी चतुर नकलची ने थूक में पहले से चबाकर मिलाई। असली स्याही पर यह असर कभी नहीं होता, क्योंकि लेखक के थूक का निशान कागज पर नहीं, कलम में रहता है। दरबार दंग। वैद्य ने तुरंत उस मुहर की तरफ इशारा किया जो पर्ची पर थी। ये मुहर ताजा है, किनारे की रेखाएं अभी उठ रही हैं। ये 1 रात से ज्यादा पुरानी नहीं। साजिश बेनकाब। साहूकार के खजांची ने जुर्म कबूल किया। उपमंत्री को फंसाने के लिए हमने ये पर्ची बनाई थी। अकबर प्रसन्न, चंदन राहत की सांस, और वैद्य चुपके से मुस्कुरा रहा था। उसी रात शहर से अजीब शिकायत आई, हंसी गायब हो गई है। बाजार में जोकरों के तमाशे पर भी लोग नहीं हंस रहे थे। बच्चे सहमे, बुजुर्ग खिन्न, नगर की नाड़ी सूख रही थी। चंदन ने नगर में जांच की। हर जगह एक अजनबी मौजमस्त दुकानदार लोगों को आईना दिखाकर कहता, अपने दोष देखो, सुधारो। लोग अपनी कमियां देखकर दुखी होते जा रहे थे। मजाक उड़ता, हंसी भागी। चंदन ने दुकानदार को पकड़वाया। पूछताछ में मालूम हुआ वही वैद्य, और अब उसने पगड़ी उतारी। वो बीरबल ही था। दरबार में सनसनाहट। अकबर की आंखें चमक उठीं। बीरबल। चंदन सक्का गया। महाराज, आपने तो। अकबर मुस्कुराए, मैंने किसी को नहीं बुलाया, वो खुद हमारी नब्ज देखने लौट आया। बीरबल ने चंदन की तरफ देखा। बेटा, आईने से डरने लगो तो हंसी भाग जाती है। तुम्हारी बुद्धि अच्छी है, पर घमंड से उसमें खटास घुल चली थी, इसलिए शहर की हंसी गायब थी। नेता मुस्कुराना छोड़ दे तो नगर रोता है। चंदन को बात तीर की तरह लगी। उसने झुककर कहा, गुरुदेव, कुर्सी ने मुझे हल्का समझा दिया था, मैं भारी हो गया। अकबर ने सोचा, चंदन और बीरबल दोनों अदालत की गरिमा है। उन्होंने आखिरी परीक्षा रखी। जो मेरे ताज से भारी ताज लाए, उसे मैं अक्ल का ताज दूंगा, मगर यह ताज सोने चांदी का नहीं होगा। दरबार ने कान खड़े किए। अगले दिन बीरबल एक मिट्टी का ताज लेकर आए। भारी नहीं, मगर उसमें शहर का नक्शा उभरा था। गलियां, मस्जिदें, मंदिर, कुएं, स्कूल, अस्पताल। बीरबल ने कहा, यह ताज जनता के सिर पर है। जब यह खुश होती है, सरकार हल्की होती है। जब यह रोती है, राजा का ताज सीसा बन जाता है। यह मिट्टी का है, क्योंकि मिट्टी से ही रोटी बनती है, और रोटी से ही राज चलता है। चंदन एक खाली ताज लेकर आया, अंदर से खोखला। उसने कहा, हुजूर, राजा का ताज तब भारी होता है जब वो अंदर से खाली हो। ज्ञान, सद्भाव और धैर्य से भर दीजिए, फिर कोई बोझ नहीं। अकबर झूम उठे। दोनों ने ताज मेरा हल्का कर दिया। उन्होंने ऐलान किया, बीरबल मेरे मुख्यमंत्री रहेंगे, और चंदन जनसलाहकार के रूप में नई पदवी पाएगा। बुद्धि और विनम्रता का साथ रहेगा। 7वां दौर, हंसी की वापसी। शहर में उत्सव हुआ। बीरबल ने पहले आदेश में जोकरों को नहीं, कुम्हारों और दर्जियों को बुलाया।
हंसी लौटाने की असली मरम्मत इन्हीं से होगी। कुम्हारों ने फूटे घड़ों की प्रदर्शनी लगाई, हर घड़े के साथ उसकी गलती लिखी। जल्दी में पकाया, कम पानी लगाया, धूप से पहले निकाल लिया। लोग अपनी कमियों को हंसते हंसते पहचानने लगे। दर्जियों ने फटे पुराने कपड़ों का फैशन शो कराया। ये वो कुर्ता है जिसे गुस्से में हमने दीवार पर दे मारा। तालियां, ठहाके। चंदन ने स्कूलों में मुस्कान घंटी लगवाई। दिन में एक बार सब मिलकर एक मजेदार बात सुनाएंगे। गलती मिलने पर दंड नहीं, हंसी और सुधार मिलेगा। एक सप्ताह में शहर की हंसी लौट आई। आईनों की दुकान पर भीड़ लगी। अब लोग अपने दोष देखकर भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि हंसकर सुधारना रोकर छुपाने से बेहतर है। आखिरी दृश्य, गुरु शिष्य की सीख। एक शाम दीवान खाने की छत पर हवा मीठी थी। अकबर, बीरबल और चंदन साथ बैठे। अकबर बोले, बीरबल, मैंने सोचा था तुम्हारे बिना दरबार चल जाएगा। चल तो गया, पर मुस्कुराना भूल गया था। बीरबल हंसे, हुजूर, राज भी परिवार है। परिवार में कभी कभी बच्चों को आगे करके देखना चाहिए कि वे कैसे चलते हैं। चंदन बच्चा नहीं, समझदार नौजवान निकला। बस आईने में खुद को देखने की आदत चाहिए थी। चंदन ने हाथ जोड़ दिए। मैंने सीखा कि सवालों का सही जवाब देना आसान है, सही सवाल चुनना कठिन है, और सही सवाल वही है जो जनता की भलाई पूछे। अकबर ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। तुम दोनों मेरे ताज हो। एक चमक, एक ठंडक। मोरल, सीख। एक, बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है, पर उससे भी बड़ा कवच है विनम्रता। 2, नेता की मुस्कान जनता की हंसी बनती है। घमंड आए तो शहर उदास हो जाता है। 3, सही जवाब से ज्यादा जरूरी है सही सवाल, जो लोगों की भलाई पूछे। 4, अनुभव और नई सोच साथ साथ चले तो दरबार भी खिलता है और बाजार भी। 5, आईना दोष दिखाता है, पर हंसी सुधार करवाती है। हंसकर सीखना सबसे बड़ा राजधर्म है। अकबर की 3 खामोशियां, जिनका जवाब सिर्फ बीरबल के पास था। सुबह का समय था। राजमहल का विशाल बगीचा फूलों की खुशबू से महक रहा था। हर तरफ मोर नाच रहे थे और छोटे छोटे तालाबों में कमल खिले थे। अकबर पत्थर की बेंच पर बैठे हुए गहरी सोच में डूब गए। दरबारी भी पास ही मौजूद थे, लेकिन आज सम्राट कुछ अलग लग रहे थे। उनका चेहरा शांत था, न हंसी, न सवाल, न आदेश। दरबारी चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। कोई कहने लगा, महाराज नाराज है। दूसरा बोला, नहीं, लगता है चिंतित है। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी इस पहली खामोशी का मतलब यह है कि आप सोच रहे हैं। क्या मेरे दरबारी सिर्फ मेरे आदेशों पर चलते हैं, या खुद भी कोई विचार रखते हैं? अकबर ने नजर उठाकर बीरबल को देखा और होठों पर हल्की मुस्कान ले आए। पहली खामोशी टूट चुकी थी। अगले दिन राज दरबार में हलचल थी। एक व्यापारी घबराया हुआ आया और बोला, हुजूर, मेरा खजाना चोरी हो गया है और शक है कि चोर यही दरबार में छिपा है। सारे दरबारी सन्न रह गए। अकबर ने व्यापारी को सुना, लेकिन कोई शब्द नहीं बोले। बस होठों पर हल्की अधूरी मुस्कान रखकर खामोश हो गए। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कहीं बादशाह को हम पर तो शक नहीं, अगर हुजूर गुस्से में आ गए तो सबकी खैर नहीं। बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, आपकी ये दूसरी खामोशी यही कह रही है कि सच और झूठ को परखने के लिए शब्दों की नहीं, निगाहों की जरूरत होती है। फिर उन्होंने सभी दरबारियों को एक एक समान लकड़ी दी और कहा, इस लकड़ी को घर ले जाइए। जो चोर होगा उसकी लकड़ी रात भर में छोटी हो जाएगी। चोर डर गया और रात में लकड़ी काट दी। सुबह जब सब वापस आए तो वही पकड़ा गया। अकबर ने इस बार मुस्कान को पूरा कर दिया। दूसरी खामोशी भी बीरबल ने समझ ली। कुछ दिन बाद अकबर शिकार करके लौट रहे थे। जंगल का रास्ता लंबा और कठिन था। सूरज ढल रहा था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर फैल चुकी थी।
अकबर घोड़े पर बैठे हुए गहरी खामोशी में डूब गए। न कोई आदेश, न सवाल, न हंसी, सिर्फ मौन। दरबारी सोच में पड़ गए। शायद थकान है, नहीं, शायद कोई चिंता, कहीं राज्य की कोई समस्या तो नहीं। लेकिन बीरबल ने घोड़े को थोड़ा आगे बढ़ाकर धीरे से कहा, जहांपनाह, आपकी ये तीसरी खामोशी सबसे गहरी है। ये हमें सिखाती है कि कभी कभी राजा के शब्दों से ज्यादा उसका मौन असरदार होता है। खामोशी भी एक संदेश होती है, और ये संदेश हर कोई समझ नहीं पाता। अकबर ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए कहा, बीरबल, तुमने ठीक कहा। मेरा मौन ही मेरा सवाल था, और उसका जवाब सिर्फ तुम्हारे पास था। कुछ दिनों बाद दरबार फिर सजा। अकबर ने सभी दरबारियों के सामने घोषणा की, मेरी 3 खामोशियां थी, और उनका अर्थ केवल बीरबल ही समझ सका। इसलिए मैं आज मानता हूं कि बीरबल न केवल मेरी जुबान के शब्द पढ़ता है, बल्कि मेरी आत्मा की आवाज भी सुनता है। पूरा दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया। कहानी की सीख: 1, कभी कभी मौन सबसे बड़ा संदेश होता है। 2, सच और झूठ को पहचानने के लिए हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं, निगाहें भी बहुत कुछ कह देती हैं। 3, राजा हो या आम इंसान, सोचने और समझने की शक्ति सबसे बड़ी